गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरियमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत सीरीज 10 करेंगे। यह सीरीज 10 कक्षा 12वीं के महत्वपूर्ण अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ पर आधारित है। इसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम संविधान का जनक कहते हैं। तो आइए सीरीज 10 शुरू करते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पाठ जातिवाद के आधार पर की जाने वाली असमानता का वर्णन है। इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में यह बताया गया है कि हमारे समाज में जातिवाद के आधार पर किस प्रकार की असमानता है, इसी का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह लोगों को एक पेशे से जोड़ देती है। इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि जाति प्रथा यह कहती है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, वैश्य का बेटा वैश्य बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा। और दूसरा, कहीं ना कहीं जो पेशा माँ बाप करते हैं, बच्चों को भी उसी पेशे को करने की बात कही जाती है, उसी पेशे को अपनाने की बात की जाती है। तो पाठ कहता है कि जाति प्रथा का यह बहुत बड़ा दोष है जो लोगों को एक पेशे से जोड़े रखता है, उसको कोई नया कार्य करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, नया कार्य करने के लिए उसे किसी प्रकार के दिशा निर्देश नहीं देता है। तो यह कहीं ना कहीं जाति प्रथा के दोष का ही परिणाम है। तीसरा प्रश्न देखिए, हिंदू समाज में पेशा न बदलने के कारण बेरोजगारी की समस्या रहती है। लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने इस निबंध में ये बताने का प्रयास किया है कि हिंदू समाज में जो पेशा ना बदलने की एक आदत है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि हम समाज में अपने माता पिता के पेशे को ही अपनाना चाहते हैं, नए पेशे को नहीं अपनाते हैं, नई कार्य को नहीं अपनाते हैं। इस कारण कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ जाती है। यदि समाज के लोग इस भावना से बाहर निकल जाएं, ये जरूरी नहीं है कि कोई जो है अध्यापक का बेटा अध्यापक ही बने या इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बने, या कोई चर्मकार का काम करने वाले का बेटा चर्मकारी का ही कार्य करे। तो इस प्रकार से जब तक हमारे पास पेशा बदलने की, हमारे पास जो है अपना कार्य बदलने की, अपना रोजगार बदलने की जब तक हमारे पास एक प्रकार की सामाजिक छूट नहीं होगी, तब तक बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। क्यों ना हम ऐसी एक व्यवस्था खड़ी करें। डॉक्टर अंबेडकर भी कहते थे कि जब समाज का हर व्यक्ति अपना पेशा बदलने की उसे एक स्वतंत्रता हो, वह कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो, तभी एक आदर्श समाज की कल्पना साकार हो सकती है। चौथा प्रश्न देखिए, हिंदू समाज से मोह भंग होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया था। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा की एक बड़ी भारी कुप्रथा थी, उस कुप्रथा से कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर का मोह भंग हो गया था और उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ करके 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया था। इनके 5 लाख अनुयायियों ने इनके साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। वे सभी के सभी हिंदू धर्म से बौद्ध हो गए थे। पांचवा प्रश्न देखिए, पाठ में डॉक्टर अंबेडकर ने दूध और पानी के मिश्रण की तुलना भाईचारे से की है। इस अध्याय में डॉक्टर अंबेडकर का मानना है कि जैसे दूध और पानी आपस में मिलकर के एक हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज को भी भाईचारे से रहना चाहिए। सारी जातियों को बिल्कुल दूध पानी की तरह रहना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि समाज में एक जाति छोटी है एक जाति बड़ी है। जब यह भाईचारा दूध और पानी के मिश्रण जैसा हो जाएगा, तभी आदर्श समाज की कल्पना साकार होगी। इनके अनुसार इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर का यह भी मानना था कि बहुत सारी उच्च जाति के लोग जो है कहीं ना कहीं जातिवाद के पोषक हैं। वो जातिवाद का समर्थन करके अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। छठा प्रश्न देखिए, लेखक ने समता को काल्पनिक जगत की वस्तु माना है। लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अध्याय में समता को, समता कहते हैं समानता को, जहाँ सभी बराबर हों, उसे काल्पनिक जगत की वस्तु माना है। उनका मानना है कि वास्तव में समाज में समता देखने को नहीं मिलती, समाज में विषमता ही देखने को मिलती है। यह काल्पनिक जगत की वस्तु है, वास्तविक जगत से इसका कोई संबंध नहीं है। सातवां प्रश्न देखिए, फ्रांसीसी क्रांति में समता शब्द का नारा लगाया गया था।
फ्रांसीसी क्रांति आपको पता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था और उसकी क्रांति से भी कहीं ना कहीं भारतीय क्रांतिकारियों ने उससे प्रेरणा ली थी और भारत के अंदर भी जो है राष्ट्रीय आंदोलन की एक भूमिका तैयार हुई थी। तो उसमें जो समता शब्द का नारा लगाया गया था उस पर कहीं ना कहीं विवाद भी रहा, क्योंकि समता शब्द हम कह तो देते हैं लेकिन वास्तव में सामाजिक समानता हमारे समाज में कभी भी, दुनिया के किसी भी समाज में सामाजिक समानता देखने को नहीं मिलती। हम केवल समता समता की बातें ही करते हैं लेकिन समता जैसा कोई कार्य नहीं करते हैं। समाज अभी भी जातियों, धर्मों और संप्रदायों में बटा हुआ है, पूरी दुनिया का समाज। मैं भारतीय समाज की बात नहीं करता, पूरी दुनिया में ही जो है कहीं ना कहीं सामाजिक विषमता देखने को आज भी मिलती है। 8वां प्रश्न देखिए, कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर करना ही दास्ता कहलाता है। लेखक डॉक्टर अंबेडकर ने अपने इस निबंध में बताया है कि कुछ व्यक्ति जो है दूसरे लोगों को निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन जबरदस्ती कराते हैं, मजबूरी में कराते हैं, वास्तव में वही दास्ता है, उसे ही हम दास्ता कहते हैं। क्योंकि जब हम जब हम किसी व्यक्ति का जो है अपने हिसाब से उसके व्यवहार को निर्धारित करते हैं, अपने हिसाब से उसको अपने कर्तव्यों का पालन कराते हैं, अपने हिसाब से उसको जीवन में चलाते हैं, तो वह एक प्रकार की दास्ता है। जब तक व्यक्ति इस दास्ता से जकड़ा रहेगा तब तक वह जो है अपना व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार से विकास नहीं कर सकता और ना ही ऐसा समाज भी विकसित हो सकता जो इस प्रकार की दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ हो। 9वां प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित समाज को ही डॉक्टर अंबेडकर ने आदर्श समाज कहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने आदर्श समाज का सपना देखा था। वे अक्सर आदर्श समाज का सपना देखते थे, वे अक्सर आदर्श समाज की कल्पना करते थे। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि आदर्श समाज स्वतंत्रता पर आधारित होता है, जहाँ जाति प्रथा नहीं होती है, जहाँ सभी लोग स्वतंत्र होते हैं, अपनी आज़ादी से, अपनी स्वतंत्रता से कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जहाँ समानता होती है, कोई छोटे बड़े का अंतर नहीं होता और जहाँ भ्रातृता, भाईचारे का भाव होता है, वास्तव में वही आदर्श समाज कहलाने के लायक है। 10वां प्रश्न देखिए, माता पिता के आधार पर श्रम विभाजन करना जाति प्रथा की देन है। हमारी जाति प्रथा का जो सबसे बड़ा दोष माना गया है वो माता पिता के आधार पर श्रम विभाजन है, अर्थात माता पिता जो कार्य करते हैं बच्चों को भी वही कार्य करना पड़ेगा, उनको भी वो है उसी श्रम विभाजन के सिद्धांत में ढलना पड़ेगा। इससे क्या होता है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है। यदि चरमकार का बेटा चरमकार का ही कार्य करेगा, उसको नए रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे, तो वह कैसे समाज में अपने आप को जो है विकसित कर पाएगा, वह कैसे अपने आप में समाज में आगे बढ़ पाएगा। यदि ब्राह्मण का बेटा जो है पंडिताईगिरी का कार्य नहीं करना चाहता है और वह कोई अन्य कार्य करना चाहता है तो उसको इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि क्षत्रियत्व वाला काम नहीं करना चाहता, वह जो है लिखाई पढ़ाई का कार्य करना चाहता है तो उसको भी इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये जो श्रम विभाजन का हमारे समाज में एक सिद्धांत रहा है, जो जाति प्रथा की देन है, उसने कहीं ना कहीं बेरोजगारी को बढ़ाने का कार्य किया। उसने कहीं ना कहीं जो है समाज के विभिन्न वर्गों के अंदर एक प्रकार से जाति प्रथा का जहर घोलने का कार्य किया। लेखक का ऐसा मानना है। 11वां प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में परिवर्तन का लाभ सभी को होगा। लेखक का मानना है कि आदर्श समाज वह होता है जहाँ समता होती है, जहाँ सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जहाँ लोगों को श्रम विभाजन के हिसाब से जातियों में नहीं बांटा जाता। तो जब समाज इस प्रकार का परिवर्तन करता है जहाँ सभी लोग बराबर होते हैं तो उसका लाभ सभी जन को मिलता है, समाज के प्रत्येक वर्ग को मिलता है। ये अध्याय स्टूडेंट्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। वार्षिक परीक्षा में इसमें से ज़रूर 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस अध्याय को ध्यान से सुनिएगा और इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ध्यान से याद कीजिएगा। 12वां प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार दास्ता का संबंध कानून से नहीं है। लेखक का मानना है कि दास्ता का संबंध कानून से नहीं है, अर्थात कानून सभी समाज के वर्गों को एक दृष्टि से देखता है। कानून की नज़र में सभी लोग बराबर होते हैं। वहाँ श्रम विभाजन का सिद्धांत नहीं चलता, वहाँ जाति प्रथा नहीं चलती। कानून की दृष्टि से कोई छोटा बड़ा नहीं है, समाज जो है सारा समान है। लेकिन जो दास्ता है, दास्ता का संबंध हमारी सामाजिक मानसिकता से है, दास्ता का संबंध हमारी कहीं ना कहीं संकुचित मानसिकता से है, दास्ता का संबंध कहीं ना कहीं हमारी जाति प्रथा से है। तो इसका संबंध कानून से नहीं है, ये हमारी एक सामाजिक संकीर्णता है।
13वां प्रश्न देखिए, डॉक्टर आम्बेडकर के अनुसार वंश परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर समानता अनुचित है। बड़ी सही बात कही डॉक्टर आम्बेडकर ने कि वंश परंपरा, कुल परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर समानता अनुचित है, क्योंकि समाज में वंश परंपरा होती है कि जो समाज के बड़े बड़े लोग होते हैं जिनकी वंश जो है कहीं ना कहीं समाज के अंदर प्रसिद्धि को प्राप्त होता है और जो अपनी एक सामाजिक प्रतिष्ठा रखते हैं, उसके आधार पर समानता करना अनुचित है। कोई व्यक्ति गरीब भी हो सकता है तो भी उसको समानता का अधिकार है, कोई व्यक्ति अमीर होता है तो भी उसको समानता का अधिकार है, किसी की वंश परंपरा उच्च होती है तो भी उसको समानता का अधिकार है, और किसी की वंश परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा निम्न कोटि की होती है तो भी इसको समानता का अधिकार है। लेकिन तो हम यदि वंश परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर समानता फैलाते हैं, समानता को देखते हैं, तो वह एक प्रकार की अनुचित बात है, वह एक प्रकार का अनुचित दृष्टिकोण है। लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है। 14वां प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार जाति प्रथा के पोषक लोग उच्च जातियों से संबंधित हैं। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि समाज के अंदर जाति प्रथा के बहुत सारे जाति प्रथा का पोषण करने वाले लोग हैं, ये समाज के उच्च जातियों से संबंधित लोग हैं। कहीं ना कहीं ये इनके निहित स्वार्थ हैं, ये समाज की निम्न जातियों को जो है घृणा की दृष्टि से देखते हैं और सदैव जो है उनका एक प्रकार से शोषण करते आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है जाति प्रथा का समर्थन करते हैं। इनका मानना है कि समाज वर्गों में बटा रहना चाहिए, समाज जो है कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था में बटा रहना चाहिए। तो ये जो इस प्रकार की बात करने वाले लोग हैं ये उच्च जाति से संबंधित हैं। निम्न जाति के लोगों के पास इतना समय नहीं होता, वे अपनी गरीबी से ही बाहर नहीं निकल पाते, वो अपनी जो है श्रम विभाजन की बेड़ियों से ही बाहर नहीं निकल पाते, तो वे तो इस तरह की बात कर ही नहीं सकते। तो ये बात करने वाले कौन लोग हैं? जो उच्च जातियों से संबंधित हैं। 15वां प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार आर्थिक विकास के लिए जाति प्रथा का परिणाम हानिकारक है। लेखक का मानना यह है कि आर्थिक विकास के लिए जाति प्रथा, यदि हम जाति प्रथा के सिद्धांतों की बात करते हैं, जाति प्रथा का जहर फैलाते हैं, श्रम विभाजन को जाति प्रथा से जोड़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं देश की और समाज की आर्थिक स्थिति के लिए घातक होता है। 16वां प्रश्न देखिए, आधुनिक तकनीक के कारण श्रम के परंपरागत तरीकों में परिवर्तन हो रहा है। इस पंक्ति का अर्थ क्या है? आज हमारे जो है आधुनिक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके कारण श्रम के परंपरागत तरीकों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। जैसा कि स्टूडेंट्स, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है, जैसे आपने कुम्हार का चाक देखा होगा, पहले कुम्हार उसको डंडे से घुमाता था, आजकल आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक चाक आ गया है। आज कुम्हार को हाथ से चाक नहीं घुमाना पड़ता, उसको बिजली में स्विच लगाना पड़ेगा, उसके बाद उसका चाक ऑटोमेटिकली, जैसे मशीन घूमती है बिजली की, ऐसे ही चाक घूमने लगेगा और उससे वह मिट्टी के बर्तन बना सकता है। तो बहुत सारी ऐसी परंपरागत जो तरीके होते थे पहले, आधुनिक तकनीक ने उनको बदल दिया है, उनमें बहुत सारे नए तरीके आ गए। आजकल मिट्टी गूंथने की भी एक मशीन आती है, जैसे पहले कुम्हार मिट्टी को पीट करके गूंथता था, आज जो है मिट्टी को भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली तरीके से उसको गूंथा जा सकता है, उसको पीटने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। तो बहुत सारे जो हमारे परंपरागत तरीके थे उनमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है। कृषि के अंदर भी जो है परंपरागत तरीके कम हो गए हैं। आज हम बैलों से कृषि नहीं करते हैं, आज हम ट्रैक्टर है और भी दूसरे हमारे जो आधुनिक साधन हैं उनसे हम जो है अपने कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक प्रकार का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। 17वां प्रश्न देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द विवाद का विषय रहा है। यह मैं प्रश्न आपको ऊपर बता चुका हूं कि हम समता की बात जरूर करते हैं, लेकिन वास्तव में सारे विश्व का समाज ही कहीं ना कहीं जो है सामाजिक समानता पर आधारित नहीं है। कहीं ना कहीं सब समाजों के अंदर जो है सामाजिक विषमता आज भी देखने को मिलती है। 18वां प्रश्न देखिए, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। देखिए यह पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर क्या है, हम कार्य कुशलता के आधार पर ही तो श्रम विभाजन करते हैं। उसमें कोई व्यक्ति मशीन चलाएगा, कोई उसमें से सामान ढोएगा, कोई उसमें से जो है सामान को बॉक्स में डालेगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ऑफिस में बैठ करके इस कार्य की मॉनिटरिंग करेगा, इस सारी चीज़ों को व्यवस्थित करेगा। तो वो सभ्य समाज में कार्य कुशलता को ही
कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया है। कहने का मतलब है मजदूरी मजदूर का कार्य करेगा, मजदूरी का कार्य मजदूर करेगा, मशीन को चलाने का कार्य जो है मशीन का जो जानकार व्यक्ति है वो करेगा, उसको ठीक करने का कार्य इंजीनियर करेगा, उस सारी व्यवस्था को देखने का कार्य जो है फैक्ट्री का एमडी करेगा या मैनेजर करेगा। तो इस प्रकार से हम कार्य कुशलता के लिए यदि हम श्रम विभाजन में उसको विभाजित कर देते हैं तो आधुनिक सभ्य समाज मानता है कि यह आवश्यक है। इसके बिना किसी भी कार्य का उत्पादन, किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम उसको जाति प्रथा में बांट देते हैं तब वह अपने आप में एक बुरी स्थिति हो जाती है। 19वां प्रश्न देखिए, जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उसे निष्क्रिय बना देती है। क्योंकि जाति प्रथा जो होती है वो कहीं ना कहीं मनुष्य को जो है कुंठित कर देती है। तो लेखक बता देना चाहता है कि कहीं ना कहीं जाति प्रथा की विषमता के कारण व्यक्ति के अंदर जो रुचि होती है, उसकी जो आत्मशक्ति होती है वो कहीं ना कहीं दब जाती है और वो उसको निष्क्रिय कर देती है। उसकी जो कार्य क्षमता होती है, उसकी जो ऊर्जा शक्ति होती है उसको प्रभावित करती है और उसे कहीं ना कहीं निकम्मा बना देती है। तो इसलिए जाति प्रथा अपने आप में एक घातक प्रवृत्ति है, हमारी एक सामाजिक घातक प्रवृत्ति है। हमें इससे बचना चाहिए और इसको रोकने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। 20वां प्रश्न देखिए, भ्रातृता संस्कृत निष्ठ शब्द है। देखिए भ्रातृ शब्द जो है ये आपका तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द हम उनको कहते हैं जो संस्कृत के समान शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो भ्रातृता संस्कृत निष्ठ शब्द है। लेखक वैज्ञानिक युग में जातिवाद को सामाजिक प्रगति में बाधक मानता है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि आज का जो है वैज्ञानिक युग है, मॉडर्न युग है, साइंस युग है, इसमें जातिवाद जैसी बीमारियां, जातिवाद जैसे इन्फेक्शन, जातिवाद जैसी कुप्रथाएं सामाजिक प्रगति में बाधक हैं। इससे समाज और राष्ट्र उन्नति नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं इस महत्वपूर्ण अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा के माध्यम से, जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, हमारे संविधान के जनक, उन्होंने इस प्रश्न के माध्यम से इस पाठ के माध्यम से बड़े ज्वलंत प्रश्नों को उठाने का सराहनीय कार्य किया है। तो इस हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मैंने आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा अध्याय समझाने का प्रयास किया। यदि मैं अपने इस प्रयास में सफल रहा हूं तो इस अध्याय को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि वे इस कठिन अध्याय को आसानी से समझ सकें। धन्यवाद।